हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट तृतीय वर्ष के अंतर्गत अपने सांख्यिकीय माध्य अध्याय के अंतर्गत बहुलक निकालने की विधियों में सतत श्रेणी के अंतर्गत समूहन विधि के माध्यम से बहुलक का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में जान रहे हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में सतत श्रेणी के अंतर्गत निरीक्षण विधि द्वारा बहुलक निर्धारण कैसे किया जाता है उसको जाना था। आज हम सतत श्रेणी में समूहन विधि के माध्यम से बहुलक का निर्धारण कैसे किया जा रहा है वो देख रहे हैं। इसके अंतर्गत मैंने वही उदाहरण लिया है जो मैंने पिछली क्लास में सतत श्रेणी में हमने निरीक्षण विधि के माध्यम से जो उदाहरण के माध्यम से बहुलक ज्ञात किया था, उसी उदाहरण को मैंने यहाँ पे लिया है और हम यहाँ उस उदाहरण के अंतर्गत हम समूहन विधि द्वारा बहुलक का निर्धारण कैसे किया जाएगा वो जानेंगे। तो समूहन विधि के कैसे निकाली जाती है? सबसे पहले जब आवर्तियों का क्रम क्या होता है, अनियमित होता है, तब समूहन विधि द्वारा बहुलक ज्ञात किया जाता है। इस विधि में आवर्तियों के विभिन्न समूह बना लिए जाते हैं और फिर उसके पश्चात विश्लेषण सारणी बनाकर बहुलक ज्ञात किया जाता है। समूहन के लिए 6 कॉलम की एक सारणी बनाई जाती है, जिसमें पहला कॉलम आवर्तियां जिसके अंतर्गत दी गई हैं, पद मूल्यों को क्रम में रखकर उसके आगे उनकी, जैसे ये पद मूल्य हैं उनको क्रम में रख लिया गया है, फिर उसके आगे उसकी आवर्तियां लिख ली गई हैं। ये तो हो गया हमारा इसको पहला कॉलम जिसके अंतर्गत उसकी आवर्तियां लिखी गई हैं। अब दूसरे कॉलम में हम दो दो आवर्तियों को लेकर उनका योग करके इस सेकंड कॉलम में लिखते जाएंगे। जैसे ये 2 आवर्तियों का योग, इन 2 आवर्तियों का योग और इन 2 आवर्तियों का योग। तो इन 2 आवर्तियों का योग हम देख रहे हैं 11 आ जाएगा और इन 2 आवर्तियों का योग 25 और इन 2 आवर्तियों का योग 19 होगा। जो कि इस आवर्ती के आगे कोई योग के लिए नहीं है तो इसको छोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार तीसरा कॉलम बनाया जाएगा। तीसरे कॉलम में पहले अंक को छोड़कर, यानी कि पहली आवर्ती को छोड़कर बाद वाली आवर्तियों के 2-2 के जोड़े बनाए जाएंगे। इन 2 का, फिर इन 2 का और फिर इन 2 का। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं 8 और 10 18, इन 2 आवर्तियों का योग हो गया है। 15 और 12 का योग 27 हो गया है। इसी प्रकार 7 और 5 का योग 12 हो गया है। ठीक है, अब हम चौथा कॉलम बनाएंगे जिसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रारंभ से 3-3 आवर्तियों को लेकर उनका योग करके कॉलम संख्या 4 में लिखा जाएगा, यानी कि 1, 2 और इन 3 आवर्तियों का योग, फिर बाद वाली 3 आवर्तियों का योग। चूंकि इस आवर्ती के आगे कुछ नहीं है तो इसको छोड़ दिया जाएगा। तो हम देखेंगे पहली 3 आवर्तियों का योग 8 और 3 11 और 10 21 और उसके बाद में 12 और 15 27 और 3 34। ठीक है, फिर उसके बाद में 5वां कॉलम बनाया जाएगा। 5वें कॉलम में प्रथम आवर्ती को छोड़ते हुए, यानी कि इस आवर्ती को छोड़ते हुए बाद में कि 3-3 आवर्तियों को लेकर उनका योग 5वें कॉलम में लिखा जाएगा। तो 8 10 और 15 12 7 और 5। ठीक है, तो 8 और 10 18 18 और 15 ये हमारे 33। ठीक है, इसी प्रकार से 12 और 7 और 5 इन तीनों का योग हो जाएगा 5 और 7 12, 12 और 12 24। इसी प्रकार छठा कॉलम बनाया जाएगा। छठे कॉलम के अंतर्गत
प्रथम 2 आवर्तियों को छोड़कर आगे की 3 आवर्तियों को लेकर उनका योग इस छठे कॉलम में लिखा जाएगा। तो हमने पहले की 2 आवर्तियां छोड़ दी हैं और हम देखेंगे 10, 15 और 12, और बाद वाली चूंकि 2 ही बची हैं, हमें 3 का जोड़ा बनाना है तो नहीं बन रहा है तो छोड़ देंगे इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास 12, 15 और 10, ये हमारे 37 इसका योग आ जाएगा। अब हम देखते हैं, ये हमने 6 कॉलम बना लिए हैं। अब अधिकतम आवर्तियों की संख्या हम देखेंगे। इस पे लिखा जाता है अधिकतम आवर्तियों की संख्या। ठीक है, तो हम देख रहे हैं, हम सबसे पहले तो ये देख लेंगे हर कॉलम में सबसे अधिक बार आवर्ती किसकी है, कौन सी आई है। तो इसमें सबसे पहले अधिक आवर्ती 15 है, फिर उसके बाद में 25, यहाँ 27 है, यहाँ 34 है, यहाँ 33 है और यहाँ 37 है। ठीक है, तो सबसे पहले आवर्ती पहले कॉलम की 15 है, तो इसके आगे हम 1 लिख देंगे। फिर उसके बाद में दूसरे कॉलम की आवर्ती 25 सर्वाधिक है, तो ये किस वर्ग की है, ये 20 से 30 वर्ग की है और उसके बाद में 30 से 40 की है। तो लगाया, 1 लगा दिया। उसके बाद में 27 सर्वाधिक आवर्ती है, तो ये 30 से 40 कॉलम का योग की है और 40 से 50 की है। ठीक है, फिर उसके बाद में 34, ये 30 से 40 की है, 40 से 50 की और 50 से 60 की। ठीक है, उसके बाद में 33 है, 33 में ये 10 से 20 की आवर्ती का है, उसके बाद में 20 से 30 की और उसके बाद में 30 से 40। ठीक है, और फिर 37 है, 37 किसकी आवर्ती का योग है, ये है 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। तो ये अब इसमें हमने आवर्तियां देख ली हैं, सर्वाधिक आवर्तियों की संख्या। अब इनका योग देख लिया जाता है, तो इसका कुछ नहीं आया है पहले आवर्ती का। फिर उसके बाद में 1, 3, 6, 3, 1 और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इस तालिका से हमने देखा कि सर्वाधिक आवर्ती जो है क्या है, वो 6 है। और 6 किसकी आवर्ती आई है, 30 से 40 के वर्ग की। 30 से, तो ये हमारा जो बहुलक वर्ग होगा वो 30 से 40 होगा। अब हमने फॉर्मूला हमारा इसमें वही रहेगा जो हमारा निरीक्षण विधि के अंतर्गत भी रहा था। तो निरीक्षण विधि में बहुलक निकालने का फॉर्मूला था Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा F1 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ठीक है, तो हमारा L1 क्या है, हमारा L1 हमारा हो जाएगा, L1 हमारा हो जाएगा 30, क्योंकि हमारा बहुलक वर्ग जो आया है वो 30 से 40 आया है। ठीक है, तो हमारे सबसे सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी F1 हमारी हो गई 15, F0 हमारी हो गई 10, F2 हमारी हो गई 12 और अंतराल हमारा IN हो गया 10। ये पिछले फार्मूले की तरह वही संख्याएं हम लगाएंगे, बराबर L1 30 प्लस 15 माइनस 10। ठीक है, फिर 2 गुना 15 माइनस 10 माइनस 12 इंटू 10। ठीक है, 30 प्लस 5 इंटू 30, 15 दूना 30,
फिर माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, निशान माइनस का ही रहेगा। 22 इंटू 10 30 प्लस 5 अपॉन, ये गुणा करेंगे तो 50 हो जाएंगे, और ये 8 30, इसको भाग देंगे तो 6.25 आ जाएंगे। तो ये हमारे प्लस करने पर ये हो जाएगा z बराबर 36.25। ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा सतत श्रेणी के अंतर्गत निरीक्षण विधि में हमने जो फार्मूला लिया था और जो उदाहरण लिया था वही हमारा समूहन विधि के अंतर्गत भी हमने लिया है। बस इसके अंतर्गत हमने समूहन के माध्यम से विश्लेषण करके पहले हमने देखा है कि सर्वाधिक आवर्ती किसकी है, और उसके बाद में सर्वाधिक आवर्ती के आधार पर बहुलक वर्ग कौन सा आया है। तो ये समूहन विधि के माध्यम से हमने विश्लेषण सारणी बनाई है, और इसके आधार पर हमने फार्मूला हमारा वही रहेगा और हमारे बाकी मान वही रहकर हमने ये आंसर निकाल दिया है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे।